नमस्कार, सवाल इंडिया के में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। और आज हम बात कर रहे हैं किसानों की। किसानों के आंदोलन को शुरू हुए 1 साल पूरा हो गया है। इस पूरे 1 साल में उन्होंने बहुत कुछ खोया भी है, बहुत कुछ पाया भी है। क्या खोया, क्या पाया है, इसी का हिसाब किताब करने का आज दिन भी है। और साथ ही ये बताने का भी कि आज उन्होंने इस मौके पर भारत बंद रखा है। भारत बंद कितना सफल कितना असफल रहा है, ये 4 बजे तक तय हो जाना चाहिए, यानी कि हो चुका होगा, क्योंकि शाम को 4 बजे के बाद ये बंद खत्म हो जाएगा। सुबह 6 से 4 बजे तक का बंद था। और 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने कृषि कानूनों पर मोहर लगाई थी। उसके बाद से ही किसान संगठन लगातार आंदोलन में शरीक होने लगे थे और इस आंदोलन का दायरा बढ़ता जा रहा था। आज सुबह से ही देश के कई राज्यों में बंद का असर देखने को मिला। पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में ज्यादा असर दिखाई दिया। बिहार के कुछ जिलों, इसके अलावा मुंबई, बेंगलुरु, कुलबर्गी, विजयवाड़ा में भी बंद का असर दिखाई दिया। कई राष्ट्रीय और राज्य के जो मार्ग हैं उन पर भी किसानों ने चक्का जाम किया। थोड़ी थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन हर जगह पे उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन पर हैं। और 1 साल में उन्होंने क्या पाया है, क्योंकि उन्होंने खो तो बहुत कुछ दिया है। उनका ऐसा दावा है, किसानों का कहना है कि उन्होंने इन 3 कृषि कानूनों की वजह से उन्होंने बहुत कुछ खोया है। लेकिन क्या उन्होंने कुछ पाया भी है पिछले कुछ वक्त में? कम से कम अपनी बात को खड़ा कर रखने में, या अपनी बात को फैलाने में, या सरकार के साथ 2-2 हाथ करने में क्या उन्होंने कुछ पाया है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे वो है कि आंदोलनकारी 1 साल बाद खड़े कहां हैं? क्या उन्हें कोई आस दिखाई दे रही है, या फिर ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा और सरकार यूं ही इसे टालती रह सकती है? तो इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं बद्री नारायण चौधरी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं बीकेएस के। बहुत बहुत स्वागत है बद्री नारायण जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज का मौका इस बात करने के लिए भी है कि आप लोगों ने क्या खोया है, क्या पाया है। तो पहले हमें ये बताएं कि क्या 1 साल में आपने कुछ पाया भी है, कम से कम इस लिहाज से कि सरकार के साथ आप 2-2 हाथ कर पाए, सरकार को अपनी बात बता पाए, और सरकार जिस किस्म से आपसे बात करना चाहती थी उस किस्म से भले ही ना किया हो, लेकिन उसने बातचीत के रास्ते आपके लिए बार बार खोले। पहली बात तो आज शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। दूसरा, बंद करना, आंदोलन करना ये तो सभी का अधिकार है, लेकिन आप जो प्रश्न पूछ रहे हो, क्या खोया क्या पाया, तो मैं सीधा कहूंगा कि आंदोलन ये आम जन का ध्यान आकर्षण करने के लिए, आम जन की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, आम जन का दबाव हमारे साथ काम करे, इसके लिए और आंदोलन की सार्थकता होती है, ताकि सरकार उस दबाव में आकर के और शीघ्रातिशीघ्र वाजिब मांगों को तुरंत माने। जहां तक सवाल समझता हूं कि 10 महीने तक यदि हम बैठे हैं फिर भी जनता अगर हमारे साथ नहीं जुड़ रही, यदि किसान भी हमारे साथ नहीं जुड़ रहा पूरा, और हमको किसानों के ऊपर विश्वास न होकर के राजनीतिक दलों के ऊपर ज्यादा विश्वास हो जाए, तो मैं समझता हूं कि ये और विफलता का और कोई दूसरा मुद्दा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ताकि मैंने बार बार निवेदन किया हमारे किसान नेताओं से कि भाई आप अपने किसान पर भरोसा कीजिए, उसकी जो समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं उसकी बहुत हैं, जिसमें एमएसपी से बहुत घायल है। वो आज आप कहीं भी देख लो, किसी विज्ञापन में देख लो, कहीं भी चर्चा में देख लो, आज 3 कानून का ही विषय आएगा, एमएसपी का नाम तक नहीं आएगा। आवारा पशु, बिजली महंगी, यानी हर प्रांत की अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन उनका विषय उठेगा नहीं। एक ही विषय है, और वो विषय किसानों का नहीं है जी, वो विषय किसानों का है ही नहीं। वास्तव में किसानों को संशोधन करके उसका उपयोग करना चाहिए, ये बार बार हमने निवेदन किया। इसलिए पहली बात तो मैं नहीं मानता कि इसमें हमने कुछ पाया हो, बल्कि खोया बहुत है। किसान को की छवि जो है वो आज ऐसी हो गई कि सहानुभूति अर्जित करने में जो कुछ समस्याएं है वो बड़ी है, घटी नहीं। इसलिए राजनीतिक दलों को चाहिए। लेकिन बद्री नारायण जी, यूं ना कहिए कि आप लोगों को कुछ मिला नहीं। देखिए, किसानों को सरकार को किसानों से कुछ डर लगता होगा, इसी वजह से तो गन्ना किसानों को अच्छा दाम देने के लिए
भले ही वो मांग रुकी हुई थी और उसके बाद चुनाव के ठीक पहले उन्होंने आप लोगों के दबाव में दाम दिया है। ये इत्तेफाक हो सकता है यार, आप कह सकते हैं कि आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन सरकार ये बात जरूर कहेगी कि 25 रुपए दिए। हमारे साथ आप बने रहिए, बद्रीनारायण जी हमारे साथ, आलोक वत्स जी भी हैं और शरद प्रधान साहब भी हैं। आलोक जी, आप बीजेपी से हैं, क्या बीजेपी की रणनीति किसानों से निपटने की सिर्फ यही है कि जिस राज्य में, मुझे लगता है संपर्क में कुछ गड़बड़ी हो रही है, दोबारा जब वो जुड़ेंगे तो मैं उनसे सवाल करूंगा। शरद प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आलोक जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी बिल्कुल। आप थोड़ी देर के लिए हमारे से संपर्क टूट गया था। मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि क्या आपकी रणनीति यही है कि आंदोलन जब तैयार हो जाता है और जिस राज्य में आपका चुनाव होगा उस राज्य में गन्ना किसानों को आप 25 रुपए 50 रुपए देकर खुश कर लेंगे और आंदोलन को कमजोर कर देंगे? क्या कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा है उससे निपटने की आपकी सिर्फ यही रणनीति है? क्या आपको लगता है कि कोई किसान आंदोलन सही मायने में इस देश में चल रहा है क्या? क्या समस्त हिंदुस्तान का किसान इसमें शरीक है क्या? 50% किसान भी शरीक है क्या? नहीं, ये मात्र चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो बाहर से स्पॉन्सर्ड है किसी भी संगठन से, और यहां उपद्रव मचाने के अलावा और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। कभी ये पॉलिटिकल हो जाते हैं, कभी ये सरकारी कर्मचारी की बात करने लगते हैं, ये तो विषयांतर हो गए। कभी ये दलितों की बात करने लगते हैं, कभी ये कहते हैं कि हमारा अभियान भाजपा हराव है। अरे भाजपा हराव है तो किस दल को वोट दोगे, ये भी तो स्पेसिफाई कर दीजिए प्लीज। इनके पास कोई उत्तर नहीं है जी। और रिकॉर्ड पैदावार हुई है। आलोक जी, तो वो किसने किया है? वो किसान ने ही तो किया है। अगर वो किसान आंदोलन कर रहा होता तो क्या वो ये पैदावार में इतनी बंपर पैदावार होती? ये कुछ लोग हैं, ये स्पॉन्सर्ड हैं, इनको पैसे मिल रहे हैं सब काम करने के लिए, और ये अराजकता, ये आज जो इन्होंने किया, कितने जगह इन्होंने बॉर्डर को डिसरप्ट किया, ये आपके सामने है। दिल्ली में बॉर्डर। आलोक जी, देखिए बिल्कुल उन्होंने बंद किया। मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, अगर ये अराजक लोग हैं और ये इनको हम टीवी पर स्पेस भी देते हैं, बद्रीनारायण चौधरी जी जैसे लोग अगर अराजक हैं, तो आप इनसे बात क्यों कर रहे हैं? आपकी सरकार बार बार इनको बुलाकर हमारी सरकार बात क्यों करती है? अराजक लोगों को तो बंद कर देना चाहिए, अराजक लोगों से कोई बातचीत ही नहीं होनी चाहिए। ऐसा है, ये लोग देश में जितने लोगों को बेरोजगार कर दिया इन्होंने, जितने बॉर्डर पर दुकानें सजती थी, जितने बॉर्डर के आसपास लोगों की रोजी रोटी चलती थी, सब पिछले 10 महीने से ठप पड़ा है। सबके बच्चे स्कूल जाने बंद कर दिए हैं, भूखे के कगार पर वो लोग हैं। क्या इन्होंने कभी उनके वैसे भी देश में बहुत सारी अर्थव्यवस्था की जो हालत है उसमें बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं सर कि क्या अगर ये अराजक लोग हैं, किसान संगठन के लोग, तो आप सरकार क्यों आज केंद्रीय मंत्री तोमर साहब ने ये क्यों कहा है कि आप आंदोलन का रास्ता छोड़िए, बातचीत करिए? अराजक लोगों से क्या आप लोग बातचीत करते हैं क्या? नहीं करते ना। हम ये शुरू से कह रहे हैं कि जो आपको अगर कोई बात करनी है तो आके बात कीजिए, लेकिन ये कैसा बात है जिसमें चित भी मेरी पट भी मेरी? मैंने जो कहा उसको मान लो तो हम मीटिंग में आएंगे और मीटिंग में शरीक होंगे, नहीं मानोगे तो हम वहीं के। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना की। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि चलो इसको 18 महीने के लिए कैसे अवहेलना की है? मुझे जरा आप समझाएं। जो रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट तैयार हुई है, वो तो सार्वजनिक हुई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिपोर्ट है, अगर मैं तथ्य में कोई भी गड़बड़ी हो तो आप उसे सुधार सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जितनी जानकारी मुझे है कि उसके बाद जब उसने कमेटी फॉर्म की, इन्होंने कहा हम उस कमेटी में नहीं, अब उसको मानता नहीं, उस कमेटी को मानते नहीं हम। तो ऐसा तो बहुत सारी बार सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की सरकार भी जाके कहती है कि देखिए ये जो आपका फॉर्मूला दे रहे हैं, ये फॉर्मूला हमें स्वीकार नहीं है। ये तो जो अपील करता है उसके पास कई बार अधिकार होता है कि वो जाके बोल सकता है कि आपकी जो, कई बार तो जज के सामने जाके अपील करता है, ये भी कहता है कि महोदय हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आप हमारी आप बेंच बदल दीजिए। तो ये तो कई बार होता है। खैर बद्रीनारायण जी, आपको जवाब देना चाहेंगे आलोक वत्स जी का अराजकता वाली बात के अलावा? देखिए, ये राजनीतिक विषय तो मेरे से मत पूछिए, लेकिन इतना मैं कहूंगा
कि आज कोई एम्बुलेंस में ही सारे मरीज नहीं आते। गांव के मरीज तो सामान्य बस में, ट्रेन में, मोटरसाइकिल में और साइकिल में आते हैं। और कई एम्बुलेंसें जाम में भी फंसी हुई थी आज। तो क्या परीक्षा देने वाले लोग वो बसों में चढ़ तो गए लेकिन उसके बाद पहुंचे कहीं भी नहीं। यानी ये जब चीजें होती है तो इसमें किसान नेताओं का या किसान संगठनों का बदनामी नहीं होती है क्या? अर्थात हम कम से कम ये तो निकालें कि हम जो ये करने जा रहे हैं इसमें से हमारा नाम होगा, बदनाम होंगे, दबाव बढ़ेगा या घटेगा, जनता का में सहानुभूति हम खत्म करेंगे या जुड़ेगी। इसलिए हमारा ये आंदोलन करने के तरीके, दूसरा ये तरीके वामपंथियों के तरीके हैं। बिल्कुल, यानी सारे झंडे भी वही दिखाई देंगे और सारे एक्टिंग भी वही दिखाई देगी। यहाँ गांधी जी ने जो है आंदोलन करना सिखाया है। एक बच्चा रूस जाता है और वो खाना खाना छोड़ दे तो माँ को भी खाना नहीं खाया जाता। माँ नहीं खाकर सो सकती जब तक उसको मना नहीं लेगी। ऐसे तरीके हैं, वो इनको रास नहीं आते धमकियां देना। और उसके बाद में हमारे साथ शरद प्रधान जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बद्रीनारायण जी, माफी चाहता हूं थोड़ा सा मैंने आपको काटा। शरद जी, आपने दोनों को सुना, बद्रीनारायण जी को भी सुना और आलोक वत्स जी को भी सुना। आलोक वत्स जी और उनकी पार्टी लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि ये कहीं ये ना दिखाई दे कि ये सभी किसानों का आंदोलन है। तो एक साल में क्या बीजेपी इस मामले में सफल हो पाई है बता पाने में कि देखिए बड़े किसानों का आंदोलन है, छोटे लोग किसानों का आंदोलन नहीं है। और प्रधानमंत्री ने यूपी में जो अपनी बात रखी थी उसमें भी अंदर खाने बात तो वही थी जो आलोक वत्स जी भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े किसानों का आंदोलन। ये तब से शुरू हुआ है जब पहले शुरू पे बीजेपी ने बहुत अलग अलग संज्ञाएं दी थी इनको। आतंकवादी भी कहा, पाकिस्तानी भी कहा, खालिस्तानी भी कहा। लेकिन जब वो सब काम नहीं किए और लोगों को दिखने लगा कि नहीं वाकई में यहाँ किसान है, तब इन्होंने ये शुरू कर दिया कि केवल बड़े किसान हैं। लेकिन जो लोग वहाँ हकीकत में देख करके आए हैं, एक बार मैं भी जा चुका हूँ दिल्ली बॉर्डर पे जाकर के देखने के लिए, और उसमें छोटे बड़े सभी किसान हैं। फिर वो आज इसीलिए आज ये प्रयास, लेकिन बीजेपी के पास क्योंकि मीडिया का टोटल कंट्रोल है और बड़ी भारी तादाद में जिस तरह वो बिल्कुल अपनी पब्लिसिटी की बम्बार्डमेंट करते हैं, तो उस हिसाब से वो फैलाने में काफी सफल हो जाते हैं कि जो वो चाहते हैं वो फैला लेते हैं, चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो। लेकिन जो धीमे धीमे जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी जाइए तो ऐसा नहीं कि आंदोलन में सिर्फ बड़े किसान हैं। यस, बड़ों की ने व्यवस्थाएं कराई हैं वहां पे, लेकिन छोटे छोटे किसान जो खाना उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो दिल्ली की व्यवस्था करते हैं, वो तमाम छोटे किसान हैं और वहां बैठते हैं धरने पे, तमाम छोटे के। अब ये ठीक है, सरकार की मजबूरी है क्योंकि सरकार को लग रहा है कि शरद जी जिद नहीं चल पा रही। मैं गन्ना किसानों की बात करूंगा, उसके पहले आपसे बस इतना पूछना चाह रहा हूं छोटे में, अगर आप उत्तर दे पाएं, कि आदित्यनाथ योगी ने किसानों को गन्ने का दाम बढ़ा के क्या इस आंदोलन को कमजोर किया है, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? उनका प्रयास यही है कि किसी तरह कमजोर हो जाए, क्योंकि उनकी बड़ी भारी मजबूरी है। ये सारी चीजें कह करके कि वो आंदोलन किसी तरह फिजल आउट हो जाए, वो नहीं हो पाया, कमजोर नहीं हो पाया। बड़ी हिम्मत है, हमने भी शुरू में नहीं सोचा था कि इतना लंबा आंदोलन चल पाएगा। तो योगी आदित्यनाथ जी को या उनकी जगह कोई भी अगर होता इस टाइम पे, तो वो यही कोशिश करता कि किस तरीके से दिखा करके हम उनको आखिरी जो है इलेक्शन से पहले लग रहा था कि ये कर देते हैं कि 25 रुपए बढ़ा दें तो शायद ये आंदोलन टूट जाए, और नहीं टूटेगा तो फिर ये कैंपेन चलेगा वही कि ये तो बड़े किसान हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये तय है, देखिए उनको लगने लगा है कहीं ना कहीं ये बात कि किसान उनकी तरफ नहीं आने वाले। 2014 के चुनाव में जो, क्योंकि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो गया था, जाट जो अधिकतर किसान जाट हैं वो और मुसलमानों को अलग कर दिया था, उसमें बीजेपी की बड़ा फायदा हुआ था, बीजेपी को बड़ी तादाद में वोट्स मिले थे। लेकिन आज की डेट में जब मुसलमान और जाट एक हो गए हैं, तो आप देखिए कल के एक्सपेंशन में कोई जाट नहीं लिया गया। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने गिव अप कर दिया है अब कि जाट हमारी तरफ नहीं आने वाले, और ये फिक्र की बात है बीजेपी के लिए। आलोक जी भी कुछ कहना चाहते हैं, तो आलोक जी, शरद जी ब्रेक का वक्त है, तो आलोक जी आपको बोलने का मौका मिलेगा, तुम ब्रेक के बाद आप अपनी बात रख पाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।
सवाल इंडिया का में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से किसानों के आंदोलन को अब तकरीबन 1 साल हो गया है और कृषि कानूनों को पास हुए 1 साल हो गया है। लेकिन इस सब के बीच में सरकार ने भारत बंद के ऐलान के पहले यूपी की सरकार ने गन्ने की कीमतें बढ़ा दी। और क्या ये इस बात से खुश हो जाएंगे किसान? ये एक उम्मीद जगती है कि किसानों को एमएसपी तो मिला नहीं है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि इस बहाने, इस आंदोलन के बहाने इस बार उन्हें थोड़ी सी आय ज्यादा हो जाए। तो किसान के जो संगठन हैं वो लगातार अपनी मांगों को बढ़ा रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। राकेश टिकैत से थोड़ी देर पहले हमारे साथी सौरभ शुक्ला ने बात की है। 25 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान अच्छा तो है, लेकिन मिलना तो ज्यादा चाहिए, ये वो बात कह रहे हैं। हमारे साथ राकेश टिकैत साहब हैं। टिकैत साहब, कल तो योगी जी ने, उनका कहना है कि बड़ी सौगात दी है किसानों को, मूल्य 350 कर दिया है गन्ने का। अब तो संतुष्ट हैं थोड़ा सा कि नहीं, आपको अभी भी एक्सेप्ट नहीं है वो? उनके घोषणा पत्र में क्या था, जब वे बोलते थे तो 450 रुपया बोलते थे। घोषणा पत्र में 375 उन्होंने लिखा और दिया 5 साल बाद में 350। तो आपको लग रहा है कि ये चुनावी, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव से पहले किसानों को संतुष्ट करने के लिए कुछ दिया करे, ये चुनाव से पहले बांटा करे, वो है ये। तो आंदोलन में गन्ना किसान जिनसे आपसे बात हुई वो क्या कह रहे हैं आपसे? अब खुद गन्ना नाराज है। अब तो खुद आपकी तो आप भी तो नाराज है पूर्ण रूप से। तो हमारे साथ आलोक वत्स जी बने हुए हैं, बीजेपी के नेता, और शरद प्रधान जी हैं, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। शरद जी, आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक के पहले, तो आप अपनी बात कर लीजिए, लेकिन मेरे प्रश्न का सवाल जो है, मेरे प्रश्न जो है उसका भी जवाब दे दीजिएगा। वो ये कि अब अगर जिस बात को शरद प्रधान जी उठा रहे थे वो ये था कि किसानों के संगठनों को लगातार खालिस्तानी, पाकिस्तानी और अन्य तरीकों से संबोधित किया गया है कहीं ना कहीं पे। तो अगर ये लोग इस तरीके के हैं तो इस आंदोलन से बातचीत करने का अब तक आप लोगों ने रास्ता क्यों खोल कर रखा हुआ है? इस सवाल का भी आप जवाब दे दीजिएगा, आप जो बात कर रहे हैं तो उसके साथ। देखिए, शरद जी की बात से मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनका सम्मान करता हूं कि उन्होंने 2 चीजें कही कि एक कि हम उन्हें खालिस्तानी और पाकिस्तानी कह रहे थे, उसके पीछे कारण था। आपने उनके मंचों पर देखा किस तरीके के पोस्टर लगे हुए थे, किस तरीके की नारेबाजी उस समय हो रही थी, और जो आतंकवादी लोग हैं या रहे हैं उनकी तस्वीरें उस पर चस्पा की हुई थी उनके मंच के पीछे। इस कारण से उनको ये सारी चीजें बोली गई उनके बारे में। लेकिन जब उन्होंने उस चीज को खत्म कर दिया, उसके बाद से तो उनको कोई खालिस्तानी या पाकिस्तानी नहीं बोल रहा है। आप भी अगर होते उस समय उन पोस्टरों को देखकर, उन तस्वीरों को देखकर और उन नारों को सुनकर इसी निष्कर्ष पर पहुंचते जिस निष्कर्ष पर और लोग पहुंचे थे कि हाँ भाई ये क्या है, खालिस्तानी और पाकिस्तानी आंदोलन से प्रेरित लोग हैं क्या। लेकिन दूसरी चीज उन्होंने कहा कि सारा प्रेस भाजपा का जो है कब्जे में है, तो क्या एनडीटीवी भी भाजपा के कब्जे में है? तो अगर ये सारे प्रेस कब्जे में है तो पिछले 10 महीनों से छोटा या बड़ा जिस भी स्वरूप का इनका आंदोलन रहा है उसको कैसे इतनी मीडिया कवरेज मिल रही है और लगातार मिलती जा रही है? मैं इस बात से आलोक वत्स जी, मैं ये सवाल, चूंकि आपने चैनल का सवाल उठा दिया है जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं ये बात जरूर कर सकता हूं कि किस तरीके से आंदोलन का कवरेज हुआ है ये आपको भी पता है, और ये अलग अलग चश्मों पे भी निर्भर करता है। मैं आपसे भी ये इत्तेफाक रखता हूं अगर किसी के कब्जे में होती है मीडिया तो क्या ये कवरेज देती है इस तरीके का? कतई इस तरीके का कवरेज नहीं मिलता इनको। और जब इस तरीके की बातें हो रही है, इन्होंने बड़े और किसानों की बात की है, ठीक है, मैं मानता हूं उसमें छोटे किसान भी होंगे, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही नगण्य है, लेकिन देश का 99% किसान इस आंदोलन में नहीं है। और ये इस बात से सिद्ध है कि हर जगह खेती बंपर हो रही है। तो खेती कर कौन रहा है भाई? किसान नहीं कर रहा तो खेती कर कौन रहा है? उनको कोई लेना देना नहीं है। और मैंने पहले भी कहा, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं, ये बाहर के मुल्कों से हमारे यहां डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए ये कुछ लोगों, मैं उसके ऊपर उंगली नहीं रख सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, लेकिन इसको प्रायोजित ढंग से फाइनेंस किया जा रहा है कि ये उपद्रव चलता रहे और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और लेकिन आलोक जी, बिल्कुल वक्त की कुछ कमी है, लेकिन
लेकिन मैं इस बात से आपसे सवाल पूछता रहूंगा और वो ये सवाल मेरा बना रहेगा कि इतनी सख्त सरकार है जहां पे एनजीओ को पैसा नहीं आ पाता है, जहां पर बाकी के लोगों को पैसा नहीं आ पाता है, तो बाहर से प्रायोजित करने वाले लोग इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं मोदी सरकार में, जिनको तकरीबन 10 साल पूरे हो जाएंगे थोड़े दिनों बाद? वो 10 साल में ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनकी सरकार इतनी कमजोर है क्या कि वो बाहर से प्रायोजित लोगों को प्रायोजित करने दे रही है? अगर ये सब है तो फिर हम ये सख्त मजबूत सरकार का नारा हम क्यों देते हैं, और फिर हम किसानों के बारे में बार बार गोल पोस्ट भी क्यों चेंज करते रहते हैं? पहले हम उनको कहते हैं कि वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, फिर हम ये भी कहते हैं कि ये छोटे बनाम बड़े किसानों का मसला है। तो देखिए, गोल पोस्ट चेंज कर सकना या राजनीति करना आपका काम है, आप करते रह सकते हैं, लेकिन ये जो प्रायोजन वाली बात है इसके लिए सबूत लाइए आलोक जी। हम उन सबूतों के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं जब भी आप सबूत लाएंगे तो। मैं जिन किसानों को जानता हूं, बचपन से मैं भी किसान ही हूं, मेरा मूल किसान, मेरे पिताजी किसान थे, मैं आज भी खेती करता हूं, बिल्कुल, लेकिन मैंने आज तक किसी किसान को इस तरीके का वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े धोते ये मैंने नहीं देखा है। हिंदुस्तान का 90% किसान वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं आप धोता। किसान की दरअसल स्टीरियोटाइप इमेज बनाकर रखना चाहते हैं आलोक वैसी, आप नहीं चाहते हैं कि हम 2 पहिया वाहन में, कार में और वॉशिंग मशीन में अपना काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। शरद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बद्रीनारायण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी आप अगले सेगमेंट में हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो लौटेंगे और बात करेंगे जाति की जनगणना का मसला इतना पेचीदा क्यों है, क्यों इससे बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत सीधे तौर पर जुड़ी हुई है और क्यों बीजेपी की सांस फूली हुई है जाति की जनगणना के मामले में। वक्त एक ब्रेक का है।